So good morning once again. So today our chapter is crop production and management. So we will try to finish this chapter within 20 minutes, maximum 20 minutes. So let's start. So this is the production and management, both are there. First we have to produce the crop, then we have to manage. Management is also very important. आपने कोई काम किया, कुछ बनाया, कुछ प्रोड्यूस किया और उसको सही से मैनेज नहीं किया तो एवरीथिंग विल बी स्पॉइल, सब कुछ खराब हो जाएगा. सो इसका डेफिनेशन क्या है? सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. जब आप लार्ज स्केल पे, ये बात ध्यान देने की है, यहाँ पर लार्ज स्केल वेरी इंपॉर्टेंट. और एक ही प्लेस पे, ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्लांट लिया और गमले में उगा दिया और मैंने कहा कि मैंने तो फसल उगा दी है. नो, दिस इज़ नॉट द क्रॉप. सो इन अ लार्ज स्केल, एक भारी मात्रा में, जैसे आपने गेहूँ लिया, उसके 1000 प्लांट लगा दिए या 10,000 प्लांट लगा दिए, तो वो होगी आपकी क्रॉप. उसके एग्जांपल हैं, जैसे आप गेहूँ उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, पल्सेस हो गई आपकी, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा. सो नाउ हियर वी विल सी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. कितने टाइप की क्रॉप होती हैं और जो आपके सिलेबस में है. सो पहला है बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन. जो उनका लाइफ स्पैन है, जो उनका टाइम पीरियड है कि भाई कितने दिन में वो उगेगी, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम बोले एनुअली, एक साल में जो आती है जो फसल, उसको बोलते हैं हम एनुअली. बाइनली जो साल में, 6 महीने में जो आती है, यानी कि साल में 2 बार. और पेरिनियली लिव फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि कई साल तक वो लगी रहती है. एक बार आपने उसका बीज डाल दिया, बार बार आपको उसको फसल को उगाने की ज़रूरत नहीं, वो कई साल तक वो आपको प्रोड्यूस करके देती रहेगी. पर इन केस में क्या है, एनुअली अगर एक बार हो गया फिर आपको बीज डालना पड़ेगा 6 महीने में, फिर 6 महीने बाद आपको वो सारा काम करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन सीजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खरीफ की फसल और रबी की फसल, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन कम टू योर एग्जाम. सो ग्रोन इन रेनी सीजन, जैसा कि अभी एक रेनी सीजन हमारा चल रहा है, उसमें क्या है आपके राइस और मेज़, यानी कि आपका चावल और मक्का दोनों बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं. वाई इन रेनी सीज़न? रेनी सीज़न में क्यों होते हैं? बिकॉज ये जो फसल है वो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इनमें रहती है. दैट्स वाई दे ग्रोन इन दी रेनी सीज़न. रबी की क्रॉप क्या है? जो कि आपकी विंटर्स में होती है, सर्दियों में जो फसल आपकी होती है, ठीक है. सर्दियों में कौन सी होती है आपकी? वीट एंड ग्रेन्स, ठीक है. तो जो आपका गेहूं वगैरह जो होता है वो आपका सर्दियों में होता है. उसका भी रीज़न है आपका कि सर्दियों में ही क्यों हो रहा है आपका गेहूं, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कि मॉइस्चर जो है एयर में बहुत ही कम रहता है, और ये वाली जो फसलें उनको मॉइस्चर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. सो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन यूज़. फूड क्रॉप्स ग्रोन टू फुलफिल द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट. जो हमारी बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने के लिए जो फसल उगाई जाती है, दीज आर नोन एज बेस्ड ऑन यूज़. देन कैश क्रॉप्स, जिनसे हम थोड़ा अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, जैसे कि हो गया आपके चाय, टी. आसाम में बहुत होती है चाय. आसाम का टी का गढ़ कहाँ पर है? आसाम. द नेक्स्ट है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस क्या है ये भी देख लेते हैं. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करनी है. इसको आप ऐसे इमेजिन करिए, आप एक पौधा जो है अपने गमले में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? मिट्टी लेंगे, मिट्टी को खोदेंगे. मिट्टी को खोदने के बाद आप उसके अंदर अपना प्लांट लगाएंगे, ठीक है. तो उसके बाद फिर आप करेंगे सॉविंग. आपने देखिए, ये तो मेरे पास पौधा आ गया डायरेक्ट. अब सपोज करिए आपने मिट्टी तैयार करी है, आपके पास बीज है उसका, आपके पास क्या है? उसका बीज है. तो आपने जैसे सपोज करिए कोई सब्जी है, जैसे आपने अमरूद का बीज ले लिया, आपने मिट्टी खोदी, उसके अंदर बीज डाला, यानी कि बीज का सिलेक्शन किया. फिर उसके अंदर हमने फर्टिलाइज़र, आजकल क्या ऑर्गेनिक खेती कम हो गई है, तो उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि उसमें अंदर वो जल्दी से ग्रो करे और उसके अंदर कीड़ा न लगे. इरिगेशन मतलब पानी देना, उसको पानी दिया आपने. रिमूवल ऑफ वीड्स, जो उसके अंदर बीमारी है उसको आपने रिमूव किया. हार्वेस्टिंग, जब एक बार वो ग्रो हो गया तो आपने उसकी कटाई करी, देन फिर उसको आपने स्टोर किया. सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं.
इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम तैयार कैसे करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको, पहले मिट्टी को थोड़ा लूज़ करना होगा। हम उसके अंदर उसको लूज़ करते हैं ताकि आपके जो है उसके अंदर से एयर एक तो आसानी से आ जा सके, लूज़ होगी तो, और पानी आसानी से उसके अंदर आ जा सके। सो दिस इज़ नोन एज दी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब लूज़ होती है सॉइल तो उसके अंदर जो आपके अंदर ज़मीन के अंदर जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पढ़ा था, उसके अंदर क्या है आपके अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वो आपके क्या है, फार्मर्स के फ्रेंड है। तो जब वो लूज़ होती है तो वो उनका आसानी से वो अपना काम शुरू कर देते हैं, और जो आपकी जो जड़ें हैं, प्लांट की जो जड़ें हैं, वो अच्छे से अंदर की तरफ पकड़ बना लेती है और अंदर तक ग्रो करती है अगर आप उसको लूज़ करेंगे। दिस इज़ नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। देखिए, इसको लूजनिंग और जो उथल पथल जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइलिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइलिंग। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टाइलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसको टाइलिंग कर रहा है, यानी कि उसको उखाड़ रहा है और उसको उलट पुलट कर रहा है, तो उससे क्या सॉइल आपकी लूज हो रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं। इसके अंदर प्लो, इन ओल्ड डेज पीपल यूज वुडन प्लो। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से देसी भाषा में हल चलाना। तो पहले हमारे लकड़ी के यूज़ होते थे, अब मेटल के यूज़ होते हैं। एडवांस होती जा रही है चीज़ें, तो इसमें कोई ऐसा खास कोई है नहीं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट फॉर टिल, अभी क्या है, नाउ डेज कल्टिवेटर्स आर यूज। कल्टिवेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ आपके ये यूज़ हो रहे हैं, होए जिनको आप बोलते हैं, ट्रैक्टर में लगाते हैं, और नंबर ऑफ आपके ये जो लगे हुए हैं इसके अंदर हल, तो उससे क्या आपका काम बहुत जल्दी होता है। दिस इज़ नोन एज कल्टिवेटर्स। नाउ डेज दीज आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। सो एडवांसमेंट हो गया इसके अंदर। सो सिलेक्शन ऑफ सीड, सोविंग। नेक्स्ट आपका क्या था, सिलेक्शन ऑफ सीड, जिसको बोलते हैं हम सोविंग। आपको सीड का सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, कि कौन सी अच्छी क्वालिटी का है, कौन सी बैड क्वालिटी का है, तो उनको हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लियर एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। जितना अच्छा बीज होगा उसकी पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। जितनी अच्छी फैक्ट्री होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। ब्रांडेड चीज़ें पहनते हो ना, ब्रांडेड चीज़ें लाते हो, तो जितनी अच्छी फैक्ट्री होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा। जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी आपकी फसल होगी। देन टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। अब सीड्स को छटाई करने के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल टूल्स है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल शेप्ड का होता है, इस टाइप से फनल शेप का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स having sharp ends. These end pierce into the soil and place seed there. Traditional method of sowing. एक कॉनिकल टाइप का आपका लेते हैं, उसमें क्या है कि 2-3 पाइप आपके निकल रहे होते हैं, ठीक है, और उनके पाइप के अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं, और उसके थ्रू आपका बीज बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग। सो सीड ड्रिल्स नाउ डेज, अभी कैसे होता है, पहले तो आपका वो मैंने बता दिया, कोन वगैरह ऐसे लगा के उसके पाइप के अंदर से जाता था। अभी नाउअडेज सीड ड्रिल से यूज, ड्रिल होती है जिससे कि आप क्या है ना, सीड को, बीज को ड्रिल कर देते हैं आप ज़मीन के अंदर ट्रैक्टर की हेल्प से। सो दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मिटी एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ. इट ऑल्सो इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड विद soil. So you can see in this picture how seed drill works. So इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारे प्लांट एकदम एक लाइन में लग जाते हैं। आजकल अगर आपने देखा होगा, खेती आजकल बिल्कुल इन लाइन होती है, एकदम सीधे खड़े होते हैं और लाइन में होते हैं, उनके बीच से हम आसानी से चल भी सकते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सीड ड्रिल। द नेक्स्ट है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दिस इज द थर्ड पॉइंट। पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, देन हमने फिर सोविंग किया, सीड सिलेक्शन और उसकी छटाई हमने जो की है, सीड को डालना। अब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन, द सब्सटेंस विच आर एड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे इंसान को एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे हम क्या एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं,
बच्चा होता है उसको एक्स्ट्रा आयरन कैल्शियम इस टाइप की दवाइयाँ दी जाती है। सो प्लांट्स के लिए ये सब आयरन कैल्शियम है और ये बूस्टर है, एक तरीके से प्रोटीन्स है। तो उनको जितना अच्छा प्रोटीन मिलेगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा उतना अच्छा वो आगे ग्रो करेंगे, जैसे ह्यूमंस ग्रो करते हैं। सो दैट्स दीज आर नोन एज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मैंने बोला ना मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन सर्टेन एरियाज in the same farmer grow crop field. The field is never uncultivated or fallow. Because of this continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. तो इसका मतलब आप समझ गए, मैंने उसको 2 लाइनों में आपको बता दिया है। देन फिर आता है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जो सेम थिंग है जो हमने अभी वहाँ पर डिस्कस की है, हाउ टू मैन्योर। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ये काम होता है आपका। न्यूट्रिएंट टू सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योर एंड और फर्टिलाइजर्स। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट prepared in factories does not provide humus to soil very rich in nitrogen phosphorus. मैन्योर का आपका क्या है, नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम कैटल डंग प्रिपेयर्ड इन फील्ड प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस लेसर रिचर इन प्लांट। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैन्योर डाल के जो फसल बनती है, जो आजकल हम नाम ले रहे हैं जिसका, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक। वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक खेती करिए। ऑर्गेनिक खेती की क्या होती है आपकी, जो अब आप नेचुरल टाइप के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं फॉर टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। बट ये क्या है, टाइम टेकिंग है। तो लोग क्या है, केमिकल यूज़ कर लेते हैं उसकी जगह। ये सब क्या है, केमिकल, ये सब केमिकल है विच आर हार्मफुल फॉर योर सॉइल। अभी पीछे डेफिनेशन में यही लिखा था, अगर आप फर्टिलाइज़र लगातार यूज़ करते जाएंगे तो सॉइल क्या है आपकी कुछ सालों बाद ख़राब हो जाती है। उसके अंदर सब जगह फर्टिलाइज़र लग जाता है। तो आपका जो उससे प्लांट निकल के आएगा, जो भी आपका फल निकल के आएगा, जो भी आपकी सब्जी निकल के आएगी, दैट विल बी नॉट एज हेल्दी एज प्रोवाइडेड बाय द मैन्योर। तो मैन्योर वाली जो खेती है, दिस इज़ नोन एज ऑर्गेनिक खेती। देखिए कैसे ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र, इधर फर्टिलाइज़र ऐड हो रहा है, ये भी। देन सप्लाई ऑफ वाटर, फिर आ जाता है आपका इरिगेशन। अब आपने बीज डाल दिया उसके अंदर, आपने फर्टिलाइज़र भी लगा दिया, अब आपको पानी देना है उसके अंदर। पानी देने के बहुत सारे तरीके हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, डैम्स एंड कैनाल। दीज आर दी ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन। जहाँ पर आपके तालाब होते थे, झील होती थी, कैनाल्स, आप नहर में से पानी निकाल लेते थे, कुओं में से पानी निकाला जाता था। बट अब क्या है, ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, पहले मोट, चेन पम्प, धेकली, राहत। सो दीज आर दी पुराने मेथड हैं। अभी क्या है, अब आपकी ड्रिप वाइज इरिगेशन होने लगी है। स्प्रिंकलर, आपने देखा होगा कहीं पार्क में जाते एक जेट निकलता है उसके अंदर से, स्प्रिंकलर टाइप का ऐसे निकल के जाता है। ट्यूबवेल्स यूज़ होती है, उनसे हम कैनाल बना के निकाल देते हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, ये देख लीजिए आप। ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही टिपिकल मेथड होते थे, जिनसे कि आपका पानी बहुत लिमिटेड मात्रा में आप दे पाते थे। दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। चेन पंप जिसको हम बोलते थे, ठीक है, उसके अंदर पुली वगैरह ये सब लगा के आप उसको करते थे। तो दी मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है वो स्प्रिंकलर एंड ड्रिप वाइज। ड्रिप वाइज जैसे कि आपको ग्लूकोज चढ़ा है, कभी ड्रिप लगी है आपको, सो उसमें क्या बूंद 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 पानी जाता है। तो इसमें क्या है, एक पाइप लगा दिया जाता है, यहाँ पर पाइप सिस्टम रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे छेद कर दिए, यहाँ पर भी कर दिया, इस पूरे पाइप लगी हुई है, पूरी पाइप। तो उनसे क्या है, बूंद बूंद पानी निकलता है जितना आपको उस पौधे को देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका पानी भी बचेगा और एक अच्छी फसल होगी आपकी। स्प्रिंकलर आपके जो है स्प्रे करते हैं, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, पंप लगा दिया उसके अंदर, उससे स्प्रे करते हैं। दिस इज द मॉडर्न। वीड्स, वीड्स क्या है, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। आपने सपोज करिए पौधा तो लगाया गेहूं का,
और उसके साइड में आपका कुछ और भी निकल रहा है, जामुन का पेड़ निकलने की कोशिश कर रहा है, अमरूद का पेड़ निकलने की कोशिश कर रहा है। सो दीज आर दी वीड्स एंड दे कैन बी हार्मफुल योर प्राइमरी क्रॉप। प्राइमरी क्रॉप हमारी क्या है, गेहूँ जैसे। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, वेडिसाइड्स। सो ये केमिकल मारते हैं, उनसे उनको तहस नहस कर देते हैं। These are the method how to apply the वेडिसाइड्स। आपने देखा होगा ये मच्छर भगाने के लिए बहुत यूज़ होता है। तो इसी टाइप का पंप वो है, पर इसके अंदर दवाइयाँ आपकी प्लांट के हिसाब से डलती है। देन हार्वेस्टिंग, देखिए आपने वेडिकल्स डाल दिया, उसके अंदर सॉइल तैयार किया आपने, बीज सेलेक्ट किया आपने फिर उसके अंदर बीज डाल दिया, फिर आपने उसके अंदर क्या किया, आपने उसके अंदर इरिगेशन भी कर दिया। अब आपकी फसल हो गई है तैयार, पानी डल गया, फसल तैयार हो गई। फसल तैयार हो गई है तो अब उसकी कटाई भी करनी है, एंड दैट कटाई इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जितने सारे टास्क जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक में भी ढील बरतेंगे तो आपकी फसल ख़राब हो सकती है। जब वो मैच्योर हो गई, मैच्योर मतलब जितना ग्रो होना था वो ग्रो हो गई है, अब उसको आपको काटना है। पहले मैनुअली क्या करते थे, दराती होती थी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिकल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, दिस इज़ नोन एज सिकल। इससे हम काटे करते थे लोग, मतलब कि जो ह्यूमंस के ही हेल्प से। इसमें बहुत टाइम लगता था। आप सोचिए कितने आदमी लगेंगे अगर मैं 1 एकड़ की या 10,000 प्लांट को काटना हो, ठीक है। बट नाउ ए डेज हार्वेस्टर इज़ यूज्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड। लोग भी इससे भी काटते हैं और हार्वेस्टर भी यूज़ करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द काफ बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग एंड थ्रेसिंग। देखिए इसमें हार्वेस्टिंग में आपका, सपोज करिए आपने तो प्लांट काट लिया, अब उसके अंदर गेहूं के दाने भी तो निकालने हैं आपको, गेहूं के दाने निकालने हैं। जब आप गेहूं के दाने को निकालते हैं तो एक मशीन का यूज़ करते हैं, दिस इज दैट मशीन इज नोन एज थ्रेशर, ठीक है। इस पूरे दाने को निकालना और भूसा को निकालना, आपने देखा वो भूसा होता है जो कि जानवर खाते हैं। दाना अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। दाना आप खाते हैं और भूसा जानवर खाते हैं। तो दिस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज। अब आपने काट लिया, काट के आपको स्टोर भी करना है। स्टोर कहाँ करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई दिस चैप्टर नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे कुछ तो नहीं आपको करना है, ऐसा कुछ मैनेज करना है, कहाँ स्टोर करना है, कितना करना है, ख़राब तो नहीं होगा, कहाँ सप्लाई कितनी है, उसी के हिसाब से तो आपने इतना कुछ तैयार किया है सारा कुछ। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। फार्मर्स हैव टू स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स। आपने देखा होगा जो गेहूँ आता है आपका जूट का बैग होता है, वो जो आपने वो जो बैग है ना उसको जूट का बैग बोलते हैं। और मेटालिक बिन्स, और ये जो आपके घरों में टंकियाँ वगैरह यूज़ करते हैं उनको गेहूँ को स्टोर करने के लिए। सभी फसल के अलग अलग स्टोरेज होती है, ऐसा नहीं कि सभी को हम जूट के बैग में ही रखेंगे। ये कि मैंने जस्ट एक आपको गेहूं का, वीट का एग्जांपल दिया है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। सो सिलोज और ग्रेनरीज आपकी क्या हैं, ये देखिए जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, इस टाइप के बड़े बड़े ये बना दिए जाते हैं और इसके अंदर स्टोर करके रख दिया जाता है ताकि उसके अंदर कीड़े या चूहे वगैरह उस फसल को ख़राब ना कर दे। सो दिस इज़ नोन एज द स्टोरेज। लास्ट है आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमल reared at home or in farms have to provide with proper food, shelter and care when it is done on a large scale. It is called animal husbandry. जैसे आपने अभी प्लांट को जीरो से ग्रो किया है, अब आप आ जाते हैं एनिमल्स के ऊपर। जो एनिमल बाहर आपके ऐसे घूमते हैं फिरते हैं, हैव टू प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, जो कि जिनको कोई पाल नहीं रहा है, ऐसे छोड़ दिए हैं, तो उनके लिए क्या है, एक तरीके से अनाथ आश्रम टाइप के बने हुए हैं जहाँ पर वो खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गौशाला है, तो गौशाला में क्या होता है आपका, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए। अब अगर यही मैं एक बड़े स्केल पे करता हूँ, जैसे आपने एक तो गाय पाल ली घर के अंदर,
एक गौशाला होगी तो वो बड़े स्केल पे होगी। उससे भी बड़े स्केल पे अगर आप चाहेंगे जहाँ बहुत ही मल्टीपल टाइप के आपके जानवर होंगे, जैसे आपके वहाँ पर कुत्ते भी होंगे, गायें भी होंगी, तो इस टाइप के उसको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हमने एक ही टाइप की फसल को एक लार्ज स्केल पे बनाया था तो उसको हमने बोल दिया था क्रॉप। अब बहुत सारे जानवरों को एक जगह उनकी केयर करने के लिए, उनका खाने के लिए प्रबंध कराने के लिए, दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर chapter crop production and management. Now it is finished. If you have any query, any question, then you can comment on this.